जनाब चेयरमैन साहब, वंदत्सल्य, शीनगल्य, बेई बहार। सर्दियों का मौसम निकल जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, फिर से बहार आएगा। जब मैं बजट की तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ था तो कुछ ऑनरेबल मेंबरों को लगा कि शायद मैं ज्यादा पेसिमिस्टिक था, तो मैंने सोचा इस बार एक अलग ही अंदाज में शुरू करूं, क्योंकि वाकई जिस तरह बहार शुरू हो रहा है, मैंने सोचा उस हिसाब से अंदर भी कर लें, लेकिन अंदर कुछ चीजें बदलेंगी नहीं। तू मैं, शोर शराबा, इल्जामात। अब ये हमारा कसूर नहीं है कि उस ऑनरेबल मेंबर का एक ही जीता, और जीते होते वक्त और मिलता। अब इकलौता है, बीच बीच में बोलने का वक्त नहीं मिलता। अब चलिए अगली बार एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं दावे से आपको यहां कहना चाहता हूं, हम वो लोग नहीं हैं जो किसी भी मुद्दे पे बात करने से डरे। किसी भी मुद्दे पे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने कभी भी किसी भी सवाल का सामना करने से इनकार नहीं किया। हम वो लोग नहीं हैं जो इंटरव्यू से पहले सवाल मांगे। हम वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ अपने चाहे हुए जो है मनपसंद लोगों को जो है मिले। हम वो हैं जनाब जो सख्त से सख्त सवाल पूछे, हम उनके सामने बैठ के जो है सवाल का जवाब देते हैं। एक रिवायत सी बन गई है, मैं अपनी तकरीर जो है किसी न किसी तरह मनकोटिया साहब की किसी बात से शुरू कर लेता हूं। मैंने इस बार चाहा था कि सिस्टम चेंज हो और मनकोटिया साहब की तकरीर के बाद मैं उसका जवाब दूं, लेकिन वो उस वक्त हाउस में मौजूद थे नहीं और पीठ पीछे मैं बात करना नहीं चाहता था। इन्होंने अपनी तकरीर की शुरुआत में कहा कि, क्योंकि मैंने इससे पहले कहा था कि शायद क्रिकेट खेलने आए थे, फुटबॉल खेला, या फुटबॉल खेलने आए थे, क्रिकेट खेला, जो भी कहा, इन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन से पहले पेस बॉलिंग करता था, अब स्पिन करता हूं। सही बात है ना, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि समझदार कप्तान, समझदार खिलाड़ी वो है जो हालात को देख के जो है अपने खेल के तरीके को बदलता है। मैंने गेम नहीं बदला, मैंने गेम नहीं बदला, मैं आज भी वही सफेद क्रिकेट के कपड़ों में हूं। पेस बॉलिंग कर रहा था क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन पिच थी, थोड़ा पेस का फायदा हुआ तो पेस किया। अब बीसीसीआई के स्पिन वाले पिच पे खेल रहा हूं, अब स्पिन कर रहा हूं। मकसद यही है कि हम जीतें, गेम नहीं खेला ना। हम वो लोग नहीं हैं जो शुरुआत फुटबॉल से करें फिर खात्मा जो है किसी और खेल से करें। क्रिकेट खेलने के इरादे से आए हैं, ऊपर वाले की चाहत रही तो मैच जीत के ही यहां से 5 साल के बाद निकल जाएंगे। अब मेरी एक परेशानी ये बन गई है कि बात करूं तो किस अंदाज में करूं, क्योंकि अगर देखा जाए सियासी तकरीर मैंने एलजी साहब के खुतबे के डिस्कशन के बाद जो जवाब दिया, सियासी बातें मैंने उनमें की। बजट के हवाले से बात जो करनी थी वो बजट की तकरीर में की। अब तो वैसे मुझे सिर्फ ग्रांट्स पे बोलना था, लेकिन ऑपोजिशन बेंचेस के तरफ से कुछ ऐसी बातें आई, मुझे स्पीकर साहब ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब तकरीर यहां तैयार करके आना फजूल है, कोई मकसद ही नहीं है।
کیونکہ آخرکار زیادہ تر ان کی باتیں جو ہے 2-3 ایشو پہ ہی آئیں گی. ایل او پی صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا, مشکل سے ایک آدھ چیز, وہ بھی گرانٹس کے حوالے سے نہیں, بجٹ کے حوالے سے, جس کا میں نے پہلے ہی جواب دیا. نا میں طے نہیں کرتا ہوں کون بولتا ہے نا. اب چلیے, برابری کی بات کی, کہا کہ 5 اگست کو طوفان ہوا, برابری ہوئی. نا وہ برابری ہم مانگ رہے ہیں. اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسمبلی باقی ریاستوں کے اسمبلی کے برابر ہے تو ٹھیک ہے نا, ہم خاموش رہیں گے, کچھ نہیں کہیں گے. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے نا, کیا واقعی ہم اپنے پڑوسی ریاستوں کے برابر ہیں؟ ارے نا, ہم اس برابری کے تک, اس سے آگے تو چلیے ہم لے جائیں گے. فی الحال تو ہم برابری کی بات کر رہے ہیں, وہ برابری ہے نہیں کہیں پہ. پھر بات آتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے مہاراجا کا اپمان کرتے ہیں. جب آپ کے پاس اور کچھ رہتا نہیں ہے کہنے کے لیے, پھر وہی الزام ہمارے خلاف. جناب کہاں پہ, کدھر تھے جناب؟ نہیں جناب, آپ تھے, آپ ہاؤس میں تھے نہیں اس وقت, شاید پٹھانیہ صاحب ہیں, آپ تھے نہیں. آپ کے بولنے سے پہلے 50 آنریبل ممبروں نے تقریر کی, اور ایک بھی تقریر میں نے مس نہیں کی. آپ موجود نہیں تھے, میں موجود تھا. پٹھانیہ صاحب نے لمبی تقریر کی مہاراجا صاحب کے حوالے سے. اب میں کہاں سے جواب شروع کروں؟ پھر میں یہ اس بات پہ آتا ہوں نا, آپ بتائیے نا کہاں پہ اپمان؟ جو میں نے پہلے بات کی, نقشہ آپ نے بدلا. جو مہاراجا صاحب نے اسٹیٹ سبجیکٹ کے قانون چھوڑے وہ بھی آپ نے بدلے. ہم نے کوئی نام نہیں بدلا. پٹھانیہ صاحب وکیل ہیں, مجھے بتائیے نا 2019 سے پہلے آپ کس قانون کے تحت یہاں عدالت میں پریکٹس کرتے تھے؟ رنبیر پینل کوڈ, وہ کس کے نام پہ؟ مہاراجا رنبیر سنگھ. آج کس قانون کے تحت آپ پریکٹس کرتے ہو؟ نئے قانون. تو نام پھر ہٹا دیا نا, نام پھر ہٹا دیا. تو اپمان ہم کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں, یہ آپ سوچئے نا. اب لیکن میں پھر اس بات پہ آتا ہوں, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس چیپٹر کو چھیڑوں. لیکن جب بار بار آپ ہمارے خلاف یہ الزام لگاتے ہو تو کہیں نہ کہیں ان کا جواب ہمیں دینا ہی پڑے گا. اب ایک بھارت کی بات کی, ایل او پی صاحب نے کہا کہ اگر 4 ہریانہ کے لوگ آ کے یہاں کام کریں تو کیا ٹھیک ہے نا, بالکل اچھا ہے. یہی سبق آپ ذرا ہمارے پڑوسی ریاستوں میں دے دیجئے نا, ہماچل میں دے دیجئے. وہاں پہ مجھ سے پوچھئے نا کتنا مشکل ہے. آپ کے بغل میں سلاتیہ صاحب بیٹھے, ان سے پوچھئے کتنا مشکل ہے ہماچل میں یونٹ لگانا, کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہاں پہ, کتنا ریزرویشن رکھا ہے وہاں لوکل لوگوں کے لیے. ہمارے ہاں پیکیج کا استعمال کا 1% بھی پابندی نہیں ہے نوکری میں ریزرویشن کی. وہاں 70% لگانی ہے آپ نے لوکل. تو برابری کی بات تو بہت آسان ہے کرنا نا. برابری ہے نہیں, ہمیں تو بیچ ڈالا ہوا ہے. یہاں پہ ایک سری لنکا کے انڈسٹریلسٹ آ رہے تھے, کرکٹر کمپنی لگانے کے لیے, بوال مچا. انہیں تو زمین چھوڑ کے واپس چلے گئے. وہ کشمیر نہیں آ رہے تھے, جموں آ رہے تھے. اور میں نے پہلے دن سے کہا نا, ہمیں کشمیر میں اتنا خطرہ نہیں ہے, وہ کشمیر پہنچتے پہنچتے ان کو جموں سے گزرنا پڑے گا. ارے اب چنتا ہے, اور میں بتاؤں کیوں, ٹھہرے نا, چنتا ہے. آپ نہیں ہو, آپ نہیں ہیں. ارے نا اتحاد سمجھیے. جب مہاراجا بہادر نے اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون لایا, وہ ہمارے کشمیریوں کو بچانے کے لیے نہیں تھا جناب, وہ جموں کے لوگوں کو پنجاب کے لوگوں سے بچانے کے لیے تھا. ہاں, ادھر اسپیکر صاحب,
मेरी आदत नहीं है बीच में कमेंट्री करने की, लेकिन अगर एलओपी साहब को इतना ही शौक है तो अगली बार जब ये तकरीर करेंगे मैं भी कमेंट्री करूंगा। इनको ना कल परसों फिर बोलने का मौका मिलेगा। अगर अब फिर कमेंट्री इनसे बाकियों को ये खामोश होने की सबक देते हैं, खुद इनका यहाँ जिप लगता नहीं है। 50 तकरीरें मैंने यहाँ खामोशी से सुनी, एक तकरीर आपसे खामोशी से सुनी नहीं जाती ना। थोड़ा सा धीरज रखे, ठीक है। तो मैं कहना यही चाहता था कि स्टेट सब्जेक्ट के कानून, वो हमें कोई चिंता नहीं है ना, वहां तक पहुंचते पहुंचते पहले यहां से गुजरना पड़ेगा, ठीक। मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं तमाम डिपार्टमेंट से एक साइड रख के सिर्फ सियासी तकरीर करूं, लेकिन वो इस हाउस के साथ मेरी जिम्मेदारियों के साथ नाइंसाफी होती है। 50 ऑनरेबल मेंबरों ने तकरीर की, ट्रेजरी बेंचेस से भी, ऑपोजिशन बेंचेस से। बहुत अच्छी बातें आई, तैयारी करके ऑनरेबल मेंबरों ने तकरीर की। अब थोड़ी देर के लिए मैं सियासत एक साइड रख के अपने डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी जो है वो यहां पे निभाऊं। हाउस से बाहर जाके सियासत जो है दोबारा शुरू कर लेंगे। महकमे मेरे पास बहुत हैं स्पीकर साहब, ये भी एक हमारी बराबरी का एक सबूत है कि यूटी होने के नाते हमारे ऊपर बाकी रियासतों के मुकाबले पाबंदियां ज्यादा हैं, लेकिन चलिए निभा लेंगे। कुछ बड़ी डिपार्टमेंट्स, कुछ छोटे, कोई ऑर्डर नहीं है जिनमें मैं बात करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि हर डिपार्टमेंट को टच करूं। शहरों से बात करते हैं क्योंकि जम्मू में है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का महकमा मेरे पास है। कोशिश की जा रही है कि शहरों को उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए। स्मार्ट सिटी के हवाले से हमारी शिकायतें रहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोग भी कोई स्मार्ट सिटी से खास मुतमैन है नहीं। मैं देख रहा था कट मोशन अपने पठानिया साहब का, जिसमें उन्होंने खासकर कहा poor implementation of smart city due to inadequate allocations, execution delays and poor quality control। रहे हैं स्मार्ट सिटीज में कुछ इस तरह के फैसले हुए जो कि अगर शायद इलेक्टेड गवर्नमेंट होता नहीं होते। सही कहा, शायद तनवीर ने अपनी तकरीर में कहा कि हमने स्मार्ट सिटी के तहत सड़कों को छोटा किया, फुटपाथ को बड़े किए। लेकिन अफसोस की बात यह है, फुटपाथ बनाने के बाद भी हम लोगों को उन फुटपाथ पे चलाने के लिए तैयार नहीं कर पाए। मैं आज भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता हूं जब मैं लोगों को देखता हूं साइड पे 12 फुट 15 फुट का फुटपाथ और बिल्कुल प्लेन टाइल लगाए हुए, लेकिन चलेंगे सड़क पे। पार्किंग का इंतजाम होता है लेकिन गाड़ी पार्किंग में लगती नहीं। स्मार्ट सिटी के तहत हमने साइकिल पाथ बनाए। पता नहीं किसको ये शौक था कि हम साइकिल पाथ बनाएंगे। मुझे बताइए ना, कौन ऐसा शख्स है जो ये कहे आज जम्मू कश्मीर में कि ना मैं गाड़ी एक साइड रख के साइकिल पे चलूंगा। वो साइकिलें सड़ रही हैं। उस साइकिल पाथ पे लोग अब मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाते हैं, लेकिन गाड़ी हम चला नहीं सकते। हमने पार्किंगें बनाई हैं मल्टी स्टोरी, कोई उसमें गाड़ी लगाने के लिए तैयार नहीं। इसमें हमारी सबकी साझा एक कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोगों को तैयार करें वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के लिए। हमारी आदत है कि जिस दुकान में जाना है उसी दुकान के बाहर हमारी गाड़ी लगनी चाहिए। मजाल है कि हम 10 फुट पैदल चलने के लिए तैयार हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है उसको जम्मू में, श्रीनगर में बेहतर करना होगा। जैम देखिए ना कितने, चलिए मैं तो निकल जाता हूं
कितने हमारे ऑनरेबल मेंबर जो हैं, खासकर वो जिनका पहला सवाल लगता है। पिछले दिनों आपके ऑनरेबल एक मेंबर थे जिनका पहला सवाल मिस हुआ क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसे थे। आज हमारे सैफुद्दीन भट्ट साहब का सवाल मिस हुआ, वो भी ट्रैफिक में ही फंसे होंगे, नहीं पहुंच पाए। ये हाल है। और हमारी कोशिश है कि शहरों को डीकंजेस्ट किया जाए। टाउनशिप्स के हवाले से हम बात करते हैं। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास फिलहाल कोई टाउनशिप का प्रपोजल नहीं आया है, मैंने गलत नहीं कहा। फिलहाल मिनिस्ट्रियल लेवल पे टाउनशिप को कोई भी प्रपोजल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास नहीं आया है, लेकिन जब आएगा उस पर हमें गौर करना होगा। हम जब टाउन सिटीज को डीकंजेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो इन लोगों को लेंगे कहां? जो शहर खास के हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, जो पुराने जम्मू शहर के जो हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, वो बार बार कहते हैं ना, एक एक घर में 4-4, 5-5 फैमिलियां, इनके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना होगा। तो टाउनशिप को लेके जब ये बवाल पैदा होता है ना, पता नहीं किसको बसाएंगे, अपने लोगों को बसाएंगे। बाहर से किसी को बसाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारा इरादा है, जिस तरह आपने जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त मुझे याद है ऐलान हुआ था न्यू श्रीनगर, न्यू जम्मू, ग्रेटर श्रीनगर, ग्रेटर जम्मू। उस वक्त जब शहर को डीकंजेस्ट करने का प्रोग्राम था, वही हमारा प्रोग्राम है। हमारा भी यही इरादा है कि हम नए सैटेलाइट टाउनशिप्स, नए रेजिडेंशियल कॉलोनियां, ये हम कायम करें ताकि ये शहर जो है इनको हम बचा पाएं। नहीं तो ये फटने पे आए हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह जो है हम पहुंच नहीं पाते। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कूड़ा कचरा इतना जमा होता है, उसका सही डिस्पोजल नहीं होता। कोई मौका नहीं ऐसा जब हमारे मुबारक गुल साहब उठ के अच्छन की बात नहीं करते। वो दूसरी बात है कि जब अच्छन को डंपिंग ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया था, तब वहां कोई आबादी थी नहीं। आबादी उसके बाद बसी वहां पे, ये जानते हुए कि वहां डंपिंग साइट है। लेकिन अब वो हमारे लिए एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम बन गया है। हमें ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल, सीवरेज, ड्रेनेज, जरा सी बारिश हो जाती है, पानी जमा हो जाता है। और वो जगह अब देखिए, अब स्मार्ट सिटी के तहत मौलाना आजाद रोड, अभी हम वापस जा रहे हैं मई में, आप लोगों का आना जाना रहेगा। मौलाना आजाद रोड में स्मार्ट सिटी के तहत दोनों साइड हमने फुटपाथ डाले, कहीं पे भी ड्रेन नहीं, सारा पानी सड़क पे जमा हो जाता है। फिर क्या फायदा? यही जम्मू में हाल है। जरा सी बारिश हो जाती है, हमारा शहर जो है फटने पे आ जाता है। तो कोशिश है हमारी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के तहत कि शहरों को एक प्लान्ड तरीके के तहत जो है हम डीकंजेस्ट करें।